Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about measures of central tendency arithmetic mean. हमें आज चैप्टर 9 स्टार्ट करना है जो चैप्टर का नेम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थमेटिक मीन्स. इट मीन्स अब हमारा क्या स्टार्ट हो गया, न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो गया है. अभी तक के जो प्रीवियस वीडियोस थी या प्रीवियस हमारे जो चैप्टर्स थे उसके अंदर हमने क्या किया था, स्टैटिक्स की थ्योरी की थी कि स्टैटिक्स को कैसे कलेक्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, प्रेजेंट कैसे किया जाता है. अब हमारा आता है कि अब इसको क्या करना है, हमें एनालिसिस करना है थ्रू द सेंट्रल टेंडेंसी. और सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर अर्थमेटिक है, वो चैप्टर आज हमें डिस्कस करना है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है. तो सेंट्रल टेंडेंसी रेफर्स टू सेंट्रल वैल्यू. ध्यान रखना, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, रेफर्स टू सेंट्रल वैल्यू एंड रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द स्टैटिस्टिकल सीरीज. आपको जो सीरीज गिवन है उसकी वो कौन सी वैल्यू होगी, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू. कौन सी वैल्यू होगी, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू. इट मींस वो वैल्यू जो आपकी निकल कर आएगी, जो एवरेज निकल कर आएगा, वो क्या करेगा, एंटायर यूनिवर्स को, एंटायर पॉपुलेशंस को रिप्रेजेंट करेगा. क्या करेगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा. तो देखो ये नेम से ही क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है. सेंट्रल, सेंट्रल मतलब किसकी सेंट्रल वैल्यू ही आने वाली है. कोई भी सीरीज होगी, अब सीरीज की जो भी सेंट्रल वैल्यू क्या होगी, उसकी जो सेंट्रल वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, एवरेज होगा. वही क्या करेगी, एंटायर सीरीज को रिप्रेजेंट करेगी. लेकिन ध्यान रखना, इसमें जो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर जो हमारी क्या थी, सीरीज थी, सीरीज को कैसे फॉर्म करना है. सबसे पहले सीरियल नंबर के अंदर या फिर आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हो, तभी वो क्या होगी, उसकी सेंट्रल वैल्यू आएगी. नेक्स्ट है इज पर्पस ऑफ एवरेज. जो एवरेज से निकल कर आता है, यहाँ से सेंट्रल टेंडेंसी का जो क्या निकल कर आता है, एवरेज निकल कर आता है, वो उसके पर्पस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं. फंक्शंस, पर्पस एंड बेनिफिट्स ऑफ एवरेज. फर्स्ट इज ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस. क्या है एवरेज हमारा, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस का मतलब है कि एक्सप्लेन इन अ शॉर्ट फॉर्म, एक्सप्लेन इन अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एंटायर या फिर लार्ज पॉपुलेशन. लार्ज पॉपुलेशन को एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर क्या कर लेना, प्रेजेंट कर देना. इट इज कॉल्ड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. फॉर एग्जांपल एक कंप्लीट चैप्टर है, आप चैप्टर की क्या करते हो, समरी बताने जा रहे हो. इट मीन समरी क्या है, उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस है. क्या है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस. जब भी इन्वेस्टिगेटर्स इंफॉर्मेशंस को क्या करता है, कलेक्ट करता है, तो उसके पास बहुत सारे क्या होते हैं, रो डाटास होते हैं. उनको इजीली क्या कर, उनको अंडरस्टैंड कर पाना, या फिर हम ये कहें उनको याद, रिमेंबर याद रख पाना कैसा होता है, इम्पॉसिबल होता है. तो जो एवरेज है वो उसका काम ही क्या होता है कि एंटायर पॉपुलेशन, जो एरिया हमारा लार्ज है, उस सबको क्या कर लेना, इस शॉर्ट में बता देना. फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी क्लास 11th के क्या चाहिए, डाटा चाहिए, किसके डाटा चाहिए, हाइट के डाटा. किस चीज के डाटा चाहिए, हाइट के डाटा चाहिए. उस कंडीशंस में अगर कोई मुझसे पूछता है कि मैम आपकी क्लास के अंदर बच्चों की हाइट कितनी है, तो मैं एक एक बच्चे से हाइट को पूछूंगी और फिर उनको क्या कहूंगी, फिर मैं बताने जाऊंगी. तो पॉसिबल नहीं है कि मैं वन टाइम क्या कर सकूं, उनको याद रख सकूं. तो मुझे रेयरली 1 2 3 4 स्टूडेंट्स की क्या होगी, हाइट याद भी हो जाएगी, बट सभी की हाइट क्या नहीं हो सकती, याद नहीं हो सकती. तो उस कंडीशन में क्या करूंगी, एवरेज यूज कर लूंगी. सर मेरी क्लास की एवरेज हाइट कितनी है, 5'4" है. एवरेज हाइट कितनी है, 5'4" है. तो इट मींस कि मैंने उसको क्या कर दिया, ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया, उसको सिंपल फॉर्म्स के अंदर बता दिया. फिर है कंपैरिजंस. जब भी हम एवरेज निकालते हैं तो कंपेयर करनी क्या हो जाती है, इजी हो जाती है. तो हम क्या कर सकते हैं, टू सेट ऑफ डेटा के बीच में कंपेयर कर सकते हैं. जैसे कि हम ये कहें एवरेज सैलरी ऑफ इंडियंस इज लेस देन एवरेज सैलरी ऑफ यूएसए. जो हमारे इंडियंस की सैलरी है वो यूएसए के जो पर्सन है उनकी सैलरी से कैसी है, कम है. और क्या पता, हमें नहीं पता कि हमारे इंडियंस कितनी अर्न करते हैं, हमें ये नहीं पता. मैंने कहा कि
38,000 पर पर्सन सैलरी है हमारे इंडिया के अंदर। और वहीं यूएसए में कितनी है, मैं कहूँ वहां पर कितनी है, 50,000 है। और या फिर किसी को डॉलर से मेजर किया जाए, यूएसए की किसमें की जाएगी, डॉलर के अंदर। तो देखो इंडिया की सैलरी मैंने पर पर्सन से बताई है, मतलब हर पर्सन की इनकम कितनी है, 38,000। बट इट इज नॉट पॉसिबल एवरी पर्सन गेन या एवरी पर्सन अर्न 38,000, ये जरूरी नहीं है। बट हमने क्या निकाला है, इसका पर कैपिटा इनकम निकालकर कंपेयर करेंगे, एवरेज करेंगे तो टू सेट ऑफ डेटा के बीच क्या कर सकते हैं, हम कंपेयर भी कर सकते हैं। थर्ड इज फॉर्मुलेशंस ऑफ पॉलिसी। जो हमारी एवरेज है, एवरेज किसमें हेल्प करता है, पॉलिसीज को फॉर्म करने में, पॉलिसी को बनाने में हेल्प करता है। इसके अंदर जब भी स्टैटिस्टिकल डाटा क्या होते हैं, बताए जाते हैं, एवरेज बताया जाता है, इसलिए कह दिया कि हमारे यहाँ की जो एवरेज सैलरी इंडियंस की वो कितनी है, 38,000। तो अभी इसको क्या करना चाहिए हमें, और इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि कंपेयर टू अदर कंट्री कैसी है, बहुत ही कम है, तो उसको इंक्रीज करना है। तो ये क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, फोकस बाय गवर्नमेंट टू मेक पॉलिसी। गवर्नमेंट के द्वारा फिर फोकस किया जाता है पॉलिसी को बनाने में, लेकिन उनको गवर्नमेंट को फोर्स कौन कर रही है, गवर्नमेंट को बता कौन रही इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में, ये स्टैटिस्टिकल सेंट्रल टेंडेंसी ही बता रही है, एवरेज बताती है कि इस टाइम हमारी जो सिचुएशन है वो ये चल रही है, गवर्नमेंट को आगे ये स्टेप्स लेने चाहिए। जैसे हम ये कहें कि अभी हमारे यहाँ कंट्री के अंदर क्या चल रहा है, कोरोना की बीमारी बहुत ज्यादा चल रही है, तो हम क्या कहते हैं, एवरेज इतना क्या हो चुका है, एवरेज पर्सन इतने उस बीमारी से क्या हो चुके हैं, उसकी चपेट में आ चुके हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाते। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट फिर पॉलिसी बनाएगी कि आगे अभी लॉकडाउन, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, गवर्नमेंट के पास एक रेमेडी क्या है कि लॉकडाउन करो, लॉकडाउन करोगे तभी क्या हो पाएगा कि लोगों का भला हो पाएगा, तभी इस बीमारी से लोग बच पाएंगे। तो गवर्नमेंट को आगे अभी लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए, कौन प्रोवाइड करवा रहे, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशंस है, यही गवर्नमेंट को अवेयर कराती है कि उसको आगे अपनी पॉलिसी कैसे फॉर्म करनी है। जैसे कि इन्फ्लेशन है, जीडीपी रेट हमारा डिक्रीज हो रहा है, अब की बार क्या कहते हैं, जीडीपी रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो गवर्नमेंट अब की बार जब बजट बनाएगी तो उसके अंदर ध्यान रखेगी कि हाँ अब की बार क्या था, जीडीपी रेट बढ़ रहा, कम हो रहा था, उस जीडीपी को कैसे इंक्रीज किया जाएगा। तो ये स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन क्या कर रही है, गवर्नमेंट की भी हेल्प कर रही है। फिर है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास डेटाज होते हैं उनको एनालिसिस कर सकते हैं, उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं डेटास को। फिर है वन वैल्यू फॉर ऑल, इसके अंदर जो भी हमारी क्या होती है, एवरेज होती है, एवरेज का मीन्स होता है वन वैल्यू फॉर ऑल, मतलब उस सीरीज के अंदर जितनी भी वैल्यू है ना, उन सब की वैल्यू क्या है, वो एक ही वैल्यू, क्योंकि वो सबको क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, सभी को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट। जैसे मैंने हाइट वाला एग्जांपल दिया था, मैंने कहा कि मेरी क्लास की जो एवरेज हाइट है वो कितनी है, 5 फीट 4 इंचेस है। तो उस ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सभी की हाइट 5'4" हो, उससे कम भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन यहाँ क्या जो 5.4 मैंने बता दिया आपकी एवरेज हाइट, वो ही तुम सबकी हाइट है। मतलब कि जो भी तुम्हें देखेगा, तुमसे पूछेगा, या फिर कहीं भी कोई तुम्हारे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, या तुमसे रिलेटेड कोई डिस्कशन कहीं चल रहा हो, क्या कहेंगे कि +1 कॉमर्स क्लास के अंदर जो हाइट है बच्चों की कितनी है, 5'4" है। ये जैसे हम कहते हैं ना कि उस क्लास के अंदर कौन सी कितनी परसेंटेज वाले बच्चे बैठे हैं, एवरेज वहां पर कितने 92% वाले बच्चे, एवरेज बताया जाता है, सभी की तो 92 नहीं है, लेकिन एवरेज को हमने क्या किया, मेजर किया, और सभी को वही एक वैल्यू क्या कर दी, दे दी, बिकॉज दिस वैल्यू रिप्रेजेंट ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। जो ये वैल्यू है ये एंटायर पॉपुलेशन को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। अब है एसेंशियल्स ऑफ अ गुड एवरेज, एक गुड एवरेज के लिए क्या जरूरी है, क्या एसेंशियल है, तो क्या होना चाहिए, क्लियर एंड स्टेबल डेफिनेशन। जो एवरेज है, एवरेज के लिए क्या होना चाहिए, जो डेफिनेशन है वो कैसे होनी चाहिए, एकदम क्लियर और स्टेबल होनी चाहिए, उसके अंदर चेंजेबल ना हो कि बार बार आप अपने पर्पस के अकॉर्डिंग उसके एवरेज को भी क्या कर दो, चेंज कर दो, उसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। दूसरा रिप्रेजेंटेटिव, जो आपका एवरेज निकल कर आया है, जो आपने क्या निकाला है, उसकी सेंट्रल वैल्यू जो निकाली है वो रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। इट मींस कि रिप्रेजेंट ऑफ एंटायर पॉपुलेशन, एंटायर यूनिवर्स, वो एंटायर यूनिवर्स को क्या करनी चाहिए, रिप्रेजेंट करनी चाहिए। फिर है सिंपलिसिटी, सिंपलिसिटी हो कि जब भी आप उसको क्या करो, कैलकुलेट करो, वो इतनी सिंपल होनी
चाहिए कि सामने वाला रीडर है वो इजीली उसको क्या कर सके, रीड कर सके। सर्टेनिटी, उसके अंदर सर्टेनिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, अपने अकॉर्डिंग क्या ना हो वो चेंज ना हो। एब्सोल्यूट नंबर के अंदर होनी चाहिए। ध्यान रखना जो मीन है, मीडियन है, मोड है, इन परसेंटेज रेशियो के अंदर नहीं होना चाहिए। एब्सोल्यूट नंबर के अंदर क्या होना चाहिए, वो वैल्यू होनी चाहिए। फिर है कि लीस्ट इफेक्ट ऑफ चेंज इन द सैंपल्स, अगर सैंपल्स के अंदर कोई चेंज किया आपने, सैंपल के अंदर क्या किया, चेंज या फिर मीडिया एक वैल्यू को आपने वहां से निकाल दिया, लीस्ट इफेक्ट बहुत कम इफेक्ट, लीस्ट मतलब बहुत कम इफेक्ट पड़ना चाहिए। हम आगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर मैं बताऊंगी कि लीस्ट इफेक्ट कैसे होगा। बहुत कम से कम इफेक्ट पड़ना चाहिए, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। फिर ये कह रहा है एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट की वैल्यू है जो भी आपके एवरेज निकल कर आ रहा है कि उसकी जो ट्रीटमेंट एल्जेब्रिक बेसिस भी वो होना चाहिए, तो ये जरूरी है। अब है नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। जो हमारी स्टैटिस्टिकल सीरीज है उसके टाइप्स कितने हैं, वो 2 टाइप्स की होती है, मैथमेटिकल एवरेज सीरीज और पोजिशनल एवरेज सीरीज। मैथमेटिकल एवरेज सीरीज एंड पोजिशनल एवरेज सीरीज हमें डिस्कस क्या करना है अभी, मैथमेटिकल एवरेज सीरीज जिसके 3 पॉइंट्स हैं, अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। Arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, but in class 11 we will discuss about only arithmetic means। या फिर मैं ये कहूँगी जो आपका जो सिलेबस है वो केवल कौन सा है, अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आपके +1 के अंदर नहीं है। ये दोनों मीन आप ऐसे नहीं छूट गए, ये आपको आप क्या करोगे जब भी हायर स्टडी करोगे आफ्टर 12 स्टैटिक्स आएगी आपकी, उस टाइम जियोमेट्रिक मीन का भी यूज होगा, हार्मोनिक मीन का भी यूज होगा, बट इन +1 आपको क्या स्टडी करना है, ओनली अरिथमेटिक मीन स्टडी करना है। वहीं जो पोजिशनल एवरेज है उसके अंदर क्या आता है, मीडियन, पार्टीशन वैल्यू एंड मोड। ये 3 किसके पोजिशनल, ये तीनों ही आपके सिलेबस के अंदर है। पोजिशनल एवरेज आपके सिलेबस में है, बट मैथमेटिकल एवरेज के अंदर ओनली डिस्कस अबाउट arithmetic mean, not a geometric and harmonic mean। arithmetic mean क्या है, तो arithmetic mean is a simple average। जो arithmetic mean है वो क्या है, एक simple average है of all the items in a series। जो सीरीज में क्या दिए गए हैं, सभी आइटम्स दिए गए हैं, जो सीरीज के अंदर क्या किए गए हैं, सभी आइटम्स दिए गए हैं, उन सबका क्या एक सिंपल एवरेज क्या कहलाता है, अरिथमेटिक मीन। जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम अपॉन नंबर ऑफ आइटम। टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम जो सीरीज के अंदर क्या है आपकी वैल्यूज हैं, उन सब का टोटल और नंबर ऑफ आइटम से क्या कर दिया जाए, उसको अगर डिवाइड कर दिया जाए तो क्या निकल कर आता है, मीन। इसको डिनोट किया जाता है किससे, एक्स बार, इसे डिनोट किया जाता है एक्स बार। एक्स बार क्या है, आपका मीन है। वैल्यू क्या होती है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn अपॉन कैपिटल N। क्या होता है ये कैपिटल N। ये अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने की क्या होती है आपका क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये लेते हैं क्या, स्टूडेंट्स get marks in 5 subjects is suppose इंग्लिश में कितने मार्क्स ने लिए हैं, 50। मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स लिए हैं उसने, 60। इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स कितने हैं, 70। बीएसटी बिजनेस स्टडी के अंदर मार्क्स लिए हैं उसने 45। और अकाउंट्स के अंदर उसके मार्क्स कितने हैं, 55। ठीक है, एक एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पर। इंग्लिश में मार्क्स 50 हैं, मैथ में 60 हैं, स्टैटिस्टिक्स में कितने 70 हैं, बीएसटी में कितने 45, अकाउंट्स में कितने 55। तो मीन को कैसे कैलकुलेट करना है, तो x1 x2 प्लस x3 प्लस xn। तो सारी वैल्यू कौन कौन सी है सीरीज में, x की वैल्यू चल रही है, इन सबका क्या करना है, टोटल। क्या करना है, टोटल। 5 5 10, 5 1 6, 6 6 12, 12 7 19, 19 4 23, 23 and 5 2
28। तो कितनी वैल्यू आ गई टोटल 280। इट मींस ये क्या बन गया समेशन x। क्या बन गया ये समेशन x, या फिर आप इसको सिग्मा x भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो सिग्मा x या फिर समेशन x कितना है 280। आपकी n क्या है नंबर ऑफ वैल्यूज, ये नंबर ऑफ आइटम कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो मीन को जब कैलकुलेट करोगे टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम्स 280। टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम्स कितनी है 280 एंड n नंबर ऑफ आइटम कितने हैं 5। तो कितना आ गया 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 3 5 6 जा 30। 56 क्या आई है एवरेज। क्या कहेंगे कि बच्चे ने कितने मार्क्स गेन किए हैं 56। अब इट इज नॉट नेसेसरी कि ये जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स गेट एवरी सब्जेक्ट्स मार्क्स इज 56, कि स्टूडेंट्स ने हर सब्जेक्ट में 56 मार्क्स ही गेट किए हैं, ऐसा तो नहीं है। बट दिस वैल्यू रिप्रेजेंट ऑफ ऑल वैल्यूज या ऑल यूनिवर्स, ये जो वैल्यू है ऑल यूनिवर्स को क्या कर रही है रिप्रेजेंट कर रही है। और एक हमारा एक और क्या था फंक्शन था वन वैल्यू फॉर ऑल। वन वैल्यू फॉर ऑल आप क्या मानोगे कि ये मानकर चलोगे स्टूडेंट्स ने क्या किया हर सब्जेक्ट्स के अंदर 56 मार्क्स ही क्या किए हैं गेन किए हैं। आपने उसको क्या दे दिए एवरेज मार्क्स दे दिए। क्या दे दिया आपने उसको ये एवरेज मार्क्स। हम ये परसेंटेज में भी निकालते हैं इनटू 100 करते तो किसमें आ जाता है इन परसेंटेज आ जाता है। किसमें आ जाता है इन परसेंटेज। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये 56% है 92% है 93%। इट मींस वो क्या वो तो परसेंट अलग परसेंट यूज नहीं करना 92 93 वो क्या एवरेज है। क्या है एवरेज है। तो वो एवरेज मार्क्स वो सभी को क्या करेंगे सभी में कितने उसके 56 मार्क्स ही हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन्स, जो हमारा अर्थमेटिक मीन्स है उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। टू टाइप्स का होता है सिंपल अर्थमेटिक मीन एंड वेटेड अर्थमेटिक मीन। कौन सा सिंपल अर्थमेटिक मीन एंड वेटेड अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन, सिंपल अर्थमेटिक मीन के अंदर इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हाउ टू कैलकुलेट सिंपल अर्थमेटिक मीन। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या यूज करोगे सीरीज। फर्स्टली क्या यूज करनी है सीरीज। टाइप्स ऑफ सीरीज, सीरीज कितने टाइप्स की होती है 3 टाइप्स की सीरीज होती हैं इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। 3 टाइप्स की सीरीज यूज करोगे यहाँ पर ध्यान रखना। अब आपको इस चैप्टर को करने से पहले सीरीज है उन सीरीज को पढ़ना है कि सीरीज कितने टाइप्स की हमने करवाई थी। तो कितनी सीरीज मैंने करवाई थी इंडिविजुअल, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इसको कि कौन कौन सी थी इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज and third is frequency distribution series। frequency distribution series जो हमारा सिंपल अर्थमेटिक मीन है वो इन तीनों सीरीज से क्या किया जा सकता है कैलकुलेट किया जा सकता है। अब इस सिंपल अर्थमेटिक को भी निकालने के क्या होते हैं डिफरेंट मेथड होते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारे इंडिविजुअल चाहे आप कोई भी सीरीज यूज करोगे तो मेथड कितने यूज करने हैं 3 मेथड आप यूज करते हो। वो मेथड्स क्या होते हैं मेथड्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। मेथड्स है फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड होता है फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, सेकंड इज शॉर्टकट मेथड। कौन सा है शॉर्टकट मेथड एंड थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। थर्ड क्या है स्टेप डेविएशन मेथड। बट इन इंडिविजुअल सीरीज वी यूज ओनली 2 मेथड्स। हम केवल क्या यूज करते हैं 2 मेथड्स ही यूज करते हैं बिकॉज स्टेप डेविएशन मेथड किसके लिए होता है व्हेन क्लास इंटरवल इज गिवन। जब भी क्या होता है एक्स सीरीज के बीच में जो भी डिफरेंस कॉमन डिफरेंस जहां होगा वहां आप किसका यूज करोगे स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करोगे। अदरवाइज इंडिविजुअल सीरीज में केवल कितने मेथड्स यूज किए जाते हैं डायरेक्ट 2 मेथड, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। तब इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से क्या हो कैसे कैलकुलेट करोगे, शॉर्टकट मेथड से आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो आज हम करते हैं डायरेक्ट मेथड। कौन सा करते हैं डायरेक्ट मेथड के अंदर क्वेश्चंस
डायरेक्ट मेथड के अंदर अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन x अपॉन n। क्या होता है, समेशन x अपॉन n, टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, जो मैंने अभी बताया था वो इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला होता है समेशन x सिग्मा x अपॉन n, टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम। ये एक इंडिविजुअल सीरीज है, ये मान ली क्या है, इंडिविजुअल सीरीज, एक ही सीरीज है। आपको क्या करना है, अब इस सीरीज को पहले ऐड करना है। ऐड होने के कितना आया 280 अपॉन 5, तो मीन कितना आ गया यहाँ 56 आ गया। तो ये आपने किससे कैलकुलेट किया, इसे डायरेक्ट मेथड से किया है। वहीं अगर आप इसको किससे सॉल्व करना चाहते हो, इन शॉर्टकट मेथड, किससे सॉल्व करना चाहते हो, शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करोगे तो उसको कैसे आप कैलकुलेट करोगे। अब आपको किसमें कैलकुलेट करना है, ये इन शॉर्टकट मेथड सीरीज को कैलकुलेट करना है। तो फर्स्टली इस शॉर्टकट मेथड मीन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस समेशन d अपॉन n, a प्लस समेशन d अपॉन n। a मींस एज्यूम्ड वैल्यू, a क्या है, एज्यूम्ड वैल्यू। d मींस डेविएशन, डेविएशन कैसे कैलकुलेट हुआ है, x माइनस a। x जो आपकी एक्चुअल सीरीज थी उसमें से a को क्या है, एज्यूम वैल्यू को क्या कर दिया, माइनस क्या आ गया d, उस d का टोटल फिर क्या आप क्या निकालोगे, x। फॉर एग्जांपल एक सीरीज है, x सीरीज ये है, हमने अभी लिए थे मार्क्स ही लिए हैं, मार्क्स में ले लिए 50 60 65 80 70 एंड 55। ये आपने ले ली एक एक्स सीरीज, मतलब इंडिविजुअल सीरीज है। सीरीज कौन सी है, इंडिविजुअल सीरीज। अब इस इंडिविजुअल सीरीज से आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सीरीज को अरेंज करना है। अरेंज किस में करोगे, या तो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। पहले आप क्या करो, इस सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसको अरेंज करो। तो सबसे छोटा कितना है, 50 55 then 60 65 70 and 80 हो गया। अब क्या करना है, इसमें से एक वैल्यू आपको एज्यूम करनी। सपोज आपने एज्यूम की वैल्यू कितनी 60, आप वैल्यू कोई भी एज्यूम कर सकते हो, बट ध्यान रखना सेंट्रल वैल्यू निकालने के लिए आप सेंटर से क्या करोगे, एक वैल्यू को एज्यूम करोगे। आपने 60 क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। यहाँ क्या निकल कर आएगा, d x माइनस a। x एक्चुअल वैल्यू ये है a, इसमें से एज्यूम वैल्यू क्या करनी है आपको, माइनस 50 माइनस 60 माइनस 10, 55 माइनस 60 माइनस 5 0, 65 माइनस 60 5, 70 माइनस 60 10, 80 माइनस 60 20। समेशन d सिग्मा d, इस d का टोटल करना है। देखो 10 5 प्लस माइनस तो कैंसिल हो गया, कितना बच गया 20, कितना बच गया, ये 20 बच गया। अब इससे हम क्या निकालें, मीन। क्या करें, a प्लस, फॉर्मूला ये था a, एज्यूम कितना किया है 60 प्लस समेशन d कितना है 20 अपॉन n कितना है, n नंबर ऑफ वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 60 प्लस 20 अपॉन 6, तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो कितना आ जाएगा 63.3। ध्यान रखना मेथड कोई भी यूज करोगे, दोनों से ही आपका जो आंसर क्या निकलेगा वो सेम ही निकलेगा, आंसर सेम निकलेगा। अगर हम इसे इंडिविजुअल मेथड, हम कैसे डायरेक्ट मेथड से करके देखते हैं, इस मेथड से, क्योंकि सीरीज हमने दूसरी ली है। पहले इसका क्या करेंगे, टोटल। टोटल क्या आएगा, 5 5 10, 5 1 6, 6 6 12, 12 6 18, 18 and 8 26, 26 and 7 26 and 7 33, 33 and 5 38, 380। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन x अपॉन n। समेशन x कितना
380 अपॉन n कितना 6, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, कितने बच गए यहाँ पर 6 3 जा 36 और कितने बचे यहाँ पर 2, तो 6 3 जा 18, वैल्यू क्या है ये दोनों में सेम है, वैल्यू क्या है दोनों की सेम। देखो मेथड आपने ये कौन सा यूज किया, शॉर्टकट मेथड। कौन सा मेथड था ये, शॉर्टकट मेथड। ये कौन सा है, डायरेक्ट मेथड। इस सीरीज के अंदर स्टेप डेविएशन मेथड है वो यूज नहीं किया जाता, केवल दो ही मेथड से हम इंडिविजुअल सीरीज से क्या निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया।